गया देखो, मुझे बता देना सिर्फ हो गया नहीं हो। नमस्कार। प्रखरपुंज प्रकाशन के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी ट्रस्ट सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल जो हमने ट्रस्ट का निर्माण किया है उसके बिहाफ पे आज हम डॉक्टर सरोज को अपने साथ लेकर आए हैं, जिसमें हम डर एवं भय यानी फियर एंड फोबिया पर इनसे चर्चा करेंगे कि क्या फर्क है फियर एंड फोबिया में, क्या फर्क है डर और भय में, और कैसे इससे निवारण किया जाए, कैसे इससे हम बाहर निकलें। इस तरह के प्रोग्राम हम फ्रीक्वेंटली लाते रहेंगे अपनी ट्रस्ट के बिहाफ पर, क्योंकि हम लोगों ने जो ये ट्रस्ट का भी निर्माण किया है तो हमारा एक मोटो है कि हम खुद भी हेल्थ अवेयरनेस के लिए जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं आसपास करते हैं, फिजिकली भी लोगों में जाके, स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। तो हमारी छोटी सी कोशिश ये है कि वही प्रोग्राम हम ऑनलाइन आके, लाइव आके आप लोगों के साथ भी करें, ताकि जो हमारा एक मोटो है कि हम हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड करें, हेल्थ अवेयरनेस को लेके लोगों में हेल्थ को लेके जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं। तो वो चीजें ऑनलाइन आके ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के साथ जुड़े, और हम हर बार एक नए मेडिकल विषय पर चर्चा करेंगे, हर बार एक नए विषय पर जुड़ेंगे, जिसमें आज जैसे हमारे साथ डॉक्टर सरोज हैं। हो सकता है हर बार आपको कोई ना कोई उस विषय, उस स्पेशल सब्जेक्ट पर जिनकी स्पेशलिटी हो, हम उनको लेकर आए, हर बार आपको एक नया चेहरा दिखे। तो आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि अगर हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं इन बिटवीन, आप लोगों से जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो, जो भी आप लोगों के दिमाग में आए कि हमें इस चीज के बारे में पूछना है, या कहीं आप अपनी पर्सनल जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस हैं, या कहीं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, कहीं भी आप फियर एंड फोबिया को लेकर, भय और डर को लेकर कहीं भी किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हमारे नंबर्स, जो हमारे पब्लिकेशन के नंबर्स हैं वो आप सबको पता है, वहां पर आप बेझिझक क्वेरी कर सकते हैं, और हम डॉक्टर सरोज का नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो जो ऑनलाइन अभी नहीं देख पाएंगे या नहीं भी देख पा रहे हैं, वो तब उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और ये वीडियो जो लाइव प्रोग्राम है ये हमारा थोड़ी देर में जब भी सेशन एंड होगा हमारी टाइमलाइन पर भी होगा, आप उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। नमस्कार कंचन जी, आपका स्वागत है। शहाना, वेरी गुड मॉर्निंग। रामानुज जी, आपका भी स्वागत है। तो डॉक्टर सरोज 30 साल से ज्यादा इनका अनुभव है मेडिकल फील्ड में, और सरकारी अस्पतालों में इन्होंने एज एन एचओडी भी मेरे ख्याल से 30 साल के करीब तो इनकी सर्विसेज रही हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने अपने फील्ड में काम किया है। और अब इससे ज्यादा मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये खुद ही अपना परिचय दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर सरोज, मैं चाहूंगी पहले आप अपना परिचय दें, फिर हम अपने मुद्दे पर आएंगे, आपसे जो भी हमें सीखना है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेडिकल प्रोफेशन में 30 से 35 साल तक मैंने काम किया है, बड़े हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, रूरल एरियाज में अगर बहुत काम किया है। तो रूरल एरियाज में जब मैं जाती हूँ तो मैंने बहुत सारे वहाँ पे लोगों को देखा, बहुत सारी चीजों से वो जूझ रहे होते हैं वहाँ पे ना। होता क्या है कि लाइफ जो है उसमें छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डर और भय। हम सोचते हैं कि डर और भय कहने को ये एक जैसे लगते हैं, पर ये दोनों शब्द अलग हैं। डर अलग चीज है और भय अलग चीज है। जब मैंने अपने डिस्पेंसरीज में काम किया तो मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स जो आते थे वहां पे,
उनको छोटी छोटी बातों से भी डर लगता था। लाइक अगर घर में अगर कोई एक बीमार हो गया तो उन्हें लगता था कि हम भी बीमार हो जाएंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट मैंने अब ये सोचा कि क्यों ना जो उस वक्त मैं नहीं कर पाई लोगों के तक बहुत सारी ऐसी बातें पहुंचाने के लिए, क्योंकि वक्त नहीं होता था बहुत सारे लोगों से फ्रीली बात करने के लिए। तो फेसबुक, इंटरनेट ये एक ऐसा माध्यम है जहां से हम अपनी बातों को, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे अनुभव हैं जीवन के, उनको मास लेवल तक लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो डर और भय एक ऐसा जीवन का, एक ऐसी संवेदना है, एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे पूरा का पूरा। तो सरोजी, सबसे पहले तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता, इवन इनफैक्ट अगर मैं अपनी भी बात करूं, फोबिया, फियर, डर है, मतलब नॉर्मली लोग दोनों को एक ही चीज समझते हैं, दोनों टर्म्स को। अब कौन सी, मतलब जो एक फियर और फोबिया में तो इंग्लिश में क्योंकि टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि फिर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। भय और डर लगता है सिनोनिम से, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फियर और फोबिया का डिफरेंस है, भय और डर, जो हमारे हिंदी श्रोता हैं और जो हिंदी में जिनके लिए ये कन्वीनियंट है समझना, उनको पहले आप ये बताइए कि भय और डर, फियर और फोबिया में क्या एक माइनर एक हेयर लाइन ऐसी कौन सी है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है? क्या दोनों में फर्क है? और मतलब इन दोनों में क्या कौन से ऐसी स्थिति है जो एक टाइम के बाद इतनी सीवियर हो जाती है कि हमें लगता है कि अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? देखिए, पहले हम बात करते हैं डर। डर जो है ये हमें मानना चाहिए कि कुदरत की तरफ से हमें दिया हुआ एक, वैसे तो एक उपहार है। अगर डर हमारे जीवन में ना हो तो हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि देखिए, अगर सपोज करो कहीं अचानक आग लगे और आपके अंदर आग लगने के साथ ही आपके अंदर एक वो इम्पल्स जब आपके अंदर जाती है तो आपका ब्रेन एकदम रिएक्ट करता है। आपके ब्रेन का एक पार्ट रिएक्ट करता है जिससे आपके उस रिएक्शन से कुछ कैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि आप उस जगह से एकदम भागने की कोशिश करते हैं, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि डर जो है कहने को एक ऐसा एक रिएक्शन है, एक यानी कि एक तरह की संवेदना है जो कि आपको कुदरत ने आपको ही बचाने के लिए दी है वो ना। पर उस डर से या तो आप उसका सामना करोगे, उस डर से, उस चीज का जो कि सामने हो रही है, या यानी कि जैसे अचानक आपके सामने कोई भयानक जानवर आ जाए, आप कहीं आपकी आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस स्टेज पे आप क्या करोगे कि या तो आप वहां से डर के या तो भागोगे उस रिएक्शन से, या उसका सामना करोगे, यानी कि फाइट और फ्लाइट। तो ये दोनों चीजें, ये डर जो है वो कुदरत ने आपको एक इमोशन दी है। पर जब कभी कभी क्या होता है कि बचपन में जैसे हमें जब हम बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उसके थोड़े टाइम के बाद ही माँ जो है और उसके घर वाले उसको ये कहना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। डर उसके अंदर धीरे धीरे वो डर की इमोशन, पहले वो छोटे छोटे डर की, वो बेसिकली कहते ऐसे हैं क्योंकि उसको उस चीज से बचाना चाहते हैं, उस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर वो एक इमोशन उनके अंदर चली गई। पर उस वही इमोशन अगर बहुत ज्यादा गहरा जाए, यानी कि डर जो है, फियर, जो कि आपको आपके लिए एक नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो आपके अंदर नॉर्मल इमोशन हुई है आपके अंदर, पर वो जिस वक्त वो चीज अगर बार बार उस चीज को रिपीट हो वो चीज और वो गहरा जाए बार बार चीज, यानी कि सपोज करो डर, एक हम एक तरह से एक जैसे एक घर के नींव की बात करते हैं, जब एक ईंट लगाते हैं तो वो आप मानिए वो एक डर है, पर जब उसका पूरा का पूरा एक घर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं भय, यानी कि फोबिया। आजकल फोबिया जो वर्ड है, फोबिया वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, हम ये बहुत छोटा सा लगता है हमें, पर वो हम उस डर को बचपन से ही फेस जब कर रहे होते हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे शुरू से बचपन में हमारे माँ बाप के साथ, हमारे साथियों के साथ, जैसे स्कूल में जाते हैं ना बच्चे आपस में कितना लड़ रहे होते हैं, कभी बच्चे आपस में एक दूसरों को
अब वो कह रहे होते हैं किसी देखो जी वो तो कितना सुंदर लग रहा है और कितना वो लग रहा है, वो तो पढ़ाई में बहुत तेज है। और टीचर्स भी रादर मैं देखती हूँ, टीचर्स भी बहुत सारे बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नहीं बोलूंगी यहाँ, बट द थिंग इज कि वो एक दूसरे को कंपेयर करा रहे होते हैं कि वो सबसे होशियार बच्चा है, वो सबसे नालायक बच्चा है। तो ये वो जो डर उस वक्त एक छोटा सा डर गया, उससे बढ़ के एक फोबिया का रूप धारण कर लिया उस वक्त। अब आप पहले मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि डिफरेंस क्या है डर और भय में, फियर और फोबिया में। तो बहुत सारी चीजें, हालांकि जो मेरा अभी सवाल है उसमें आपने कुछ चीजें तो अभी बता ही दी हैं, लेकिन फिर भी एक क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा ये सवाल कर रही हूँ कि ये जो फियर और फोबिया है, ये हम लोगों में मतलब क्या जड़ होती है इसकी, कैसे आ जाता है? एक हर कोई ऐसा नहीं होता भाई। मान लो मुझे कुछ काम करना है तो मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं डरूंगी, मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसी चीज नहीं आएगी कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। ऐसा करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगी तो क्या मैं सेफ मोड में हूँ या करना रिस्क जोन में आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें माइंड में बहुत लोग सोचते रहते हैं। हम नहीं सोचते, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक कदम भी आगे रखेंगे तो उनको ये लगेगा कि पता नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, इससे क्या रिपरकशंस होने वाले हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या कॉजेज हैं, क्या रूट्स हैं उन चीज की, क्यों लोगों में ये भय और ये जो फोबिया एक मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं मेडिकल फील्ड में, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। बीमारियां तो बीमारियां ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये फियर एंड फोबिया साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले आती है। हमारे घर में अगर एक भी इंसान ऐसा है जो फियर या फोबिया से ग्रस्त है तो हमें समझ नहीं आता, हम कभी किसी साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, कभी साइकोलॉजी ऑनलाइन ही सर्च करते रहेंगे। आजकल हमें प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है कि हम किसके पास जाएं, कहाँ से समस्या का हल मिले, हम अपने जो भी हमारे घर का सदस्य है उसको कैसे इन चीजों से निकालने की कोशिश करें, मेडिकल हेल्प लें। वहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे देखो डॉक्टर सरोज, एक चीज अभी मेरा सवाल पूछने से पहले एक चीज मेरे दिमाग में आ गई, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उसका भी आप जब जवाब देंगे तो वो भी आपको बताना है कि जब हम फियर और फोबिया इस तरह के साइकोलॉजी से जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स या हम ग्रस्त हैं, और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी साइकोपैथ के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं, 99% डॉक्टर्स जो है वो सेडेटिव मेडिसिन में डाल देते हैं। और ये चीजें हमें पता होती हैं कि अगर हम अपने फैमिली मेंबर को लेके जा रहे हैं तो ये सिचुएशन आनी ही आनी है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इनसिक्योरिटी आती है कि भाई ये लेकर गए हैं, ऐसा हो जाएगा, तो हम कोई और ऑप्शन लें, कुछ और सोचें, साइकोलॉजी की काउंसलिंग कराएं, ये कराएं वो कराएं, ताकि ये जो सिचुएशन है ना ये मेडिकल ड्रग्स पे ना आ जाए। तो पहले तो मुझे यही बताइए कि कॉजेज क्या हैं, क्यों ये जड़ें हमारे अंदर फैलती हैं। जैसा कि मैंने फियर के बारे में, डर के बारे में भी आपको बताया, डर एक सिंपल एक रिएक्शन है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसी को आग लग गई, किसी को किसी चीज से अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई। पर जो फोबियस हैं वो एक उसी का ही गहन रूप, वो एक बार बार अगर आप उस सिचुएशन को फेस करोगे, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में बार बार आती रहेगी, तो वह भय का एक रूप धारण कर लेती है। भय जो है ना वो आप ये सोचो, किसको करो, किसी को अगर एक बिहेवियर किसी का गलत चल रहा है, किसी ने अल्कोहल लेनी शुरू करी, उसे शुरू में अल्कोहल लेने से डर लग रहा है, भाई हाँ पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, पर वो बार बार फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है। ऐसे ही है कि भी हमें एडिक्शन हो जाती है। अब है फोबिया जैसे हैं, कुछ लोगों को हाइट से फोबिया है कि वो बहुत अगर ऊपर जैसे पहाड़ों से या बहुत हाइट पे कोई बड़े बड़े आजकल जैसे इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस हाइट से लोगों को बहुत डर है। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का जो फोबियास में मैं अभी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को इंसेक्ट से डर लगता है। जैसे बहुत लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, कॉकरोचेस से डर लगता है, कुछ लोगों को चिपके, और वो डर एक ऐसा गहन हो जाता है कि उसको अपने उससे अंदर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को डर इस चीज का भी हो जाता है कि मेरे अच्छे अगर मार्क्स नहीं आए हैं तो मैं शायद जीवन में कामयाब ना हो पाऊं। तो वो जो एक
बार बार एक इम्पल्स को हम अपने ब्रेन के अंदर बार बार भेजते हैं, बार बार एक चीज को भेजते, एक मैसेज को दिया जाता है, तो उसके कारण से वो भय के रूप धारण कर देता है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो फियर की इंटेंसिफाइड, उसकी जो बहुत ज्यादा बड़ा जो रूप होगा, उसको हम बोलेंगे भय। तो अभी आपने जैसे बताया कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पर्टिकुलरली जो आप ये कहो कि जो फोबियाज हैं उसके पर्टिकुलर कारण क्या हो सकते हैं। सबसे ज्यादा है इमोशनल कारण हो सकते हैं, आपके बिहेवियर कारण हो सकते हैं, आपके सोशल कारण हो सकते हैं। सोसाइटी में आप बार बार एक किसी चीज को फेस कर रहे हो, कोई आपको बार बार टीज कर रहा है, जैसे अभी सेक्सुअल अब्यूज की बहुत सारी बातें होती हैं। फीमेल्स को पर्टिकुलरली अपना बचपन से ही कुछ हमारे फीमेल्स को कुछ छोटी छोटी बातों का सामना करना पड़ता है। वो आने वाले टाइम पे वो ही जो कारण है वो फोबिया का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि भय का रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हम आने वाले टाइम पे इस चीज को कैसे फेस करेंगे जिंदगी में ना। कुछ लोगों ने देखो आजकल जैसे इंटरनेट का मामला है, कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की भी नहीं होती हैं जीवन में ना, पर फिर भी क्योंकि नेट इतना सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो वो गलतियां ना करने के कारण से भी कुछ चीजें ऐसी आपके लाइफ में प्रोजेक्ट हो जाती हैं, इन नेट पे ही प्रोजेक्ट कर देते हैं लोग, उनकी गलतियों को उजागर कर देते हैं, जो शायद उन्होंने जीवन में की भी ना हो, है ना, उनका वो मोटिव भी ना हो, पर वो जब वो उस चीजों को फेस करते हैं अपने लाइफ में, तो वो भय शायद जीवन भर उनके अंदर से नहीं निकलता है। तो इस चीजों को डर और भय में मुझे लगता है ये जो चीजें हैं इंटरलिंक भी हैं और दोनों सेपरेट भी हैं। भय जो है उससे फिर भी इंसान बहुत जल्दी उबर जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंटल होता है। लेकिन कॉजेज क्या हो सकते हैं, मतलब कॉजेज क्या हो देखो, सकते हैं? कुछ तो देखो जेनेटिक कॉज होते हैं, कुछ जेनेटिक के कुछ ऐसे जीन्स में आप जेनेटिक कॉज में आप फोबियास हो, आपके जीन्स में आप अगर डर किसी को लग रहा है, भय हो रहा है किसी को, तो वो जेनेटिक होता है। पर कुछ है जो आप लाइफ में जो चीजें फेस करते हो और आप में आपके उसके अंदर फेलियर्स हो जाते हैं, तो वो जो फेलियर्स आपके लाइफ में होते हैं, वो फेलियर्स वो जो है वो फोबियस का वो धारण कर लेते हैं। क्योंकि अगर सपोज करो एक बार आपको किसी भी इंसेक्ट ने काट लिया, तो आपके अंदर वो फोबिया हो जाता है उसको लेके कि आप अगर अगली बार वो आपको बाय चांस आप उसको फेस भी करोगे, तो आपके क्योंकि उसने आपको एक जख्म दिया है ना, एक डर दिया है आपको, जिसके कारण से वो ही चीज आपको फिर बाद में आपका क्रॉनिक आपके माइंड में बार बार आप उस चीज से डरना शुरू, जब ज्यादा डरना शुरू कर लोगे तो वो फोबियास में बदल जाएगा। आप जब भी जीवन में उस चीज को फेस करोगे तो आप उसको फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको नुकसान उसने एक बार पहुंचा है। ऐसे ही अगर कोई अचानक कुछ लोगों की इनबिल्ट होता है कि वो उन्हें हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी में जाने से डर लगता है। पानी में जैसे वो लोग इवन कुछ लोगों को हमने देखा है कि इवन लेक्स या पॉन्ड्स के पास भी जाएंगे ना, तो उसको देख के भी वो डर जाते हैं कि नहीं हमें कहीं हम डूब ना जाए। वो अगर आपके दिमाग में आपके ब्रेन में एक बार भी ये चीज आ गई कि आप वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी और बार बार वो इंस्टिंक्ट आपके ब्रेन में जाती रहेगी तो आपके ब्रेन के अंदर एक तरह का ना यू कैन से कि एक जाल सा बन जाता है, और वो आपको बार बार वो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर एक पूरा का पूरा एक ऐसा जाल बना लेते हैं कि उस जाल से, उस भय से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसकी कारण से। डॉक्टर सर, जैसा भी आप बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि कितना भी हम अपने आप को ब्रेव कहें, लेकिन हर इंसान के जीवन में कोई एक पॉइंट है ऐसा जहां वो इस फोबिया का या डर का अनुभव करता है। भाई डर, जैसे आपने बताया कि एक कॉमन, एक जनरल, एक ह्यूमन नेचर है, डर तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन फोबिया इज समथिंग डिफरेंट, कि वो एक्सट्रीम पर जाकर हो गया डर कि आपको मतलब जो है ही नहीं उसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। एक्चुअल में मुझे लगता है ये है कि जो फोबियाज बेसिकली ना, देखो डर तो आपके सामने प्रेजेंट है, बट फोबियाज आपके सामने नहीं भी हैं, पर फिर भी आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स बार बार जा रहे हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स का जो है एक जाल बन जाता है, वेब बन जाता है, और उस वेब से आपको निकलना मुश्किल हो जाता है फिर ना। इसीलिए तो फिर बार बार हम लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों के अंदर, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में अगर कोई मिस हैपनिंग उनके साथ हो गई है ना,
जैसे फीमेल्स के अंदर सेक्स अब्यूज वाली मैं बात बता रही हूँ, तो वो चाइल्डहुड में जो हुई हुई उनके अंदर जो उन्होंने फेस किया, वो जबकि आगे उन फ्यूचर में उनके साथ नहीं भी हो रहा है, पर वो बार बार वो नेगेटिव थॉट जो है वो अपने ब्रेन से वो निकाल नहीं पा रहे हैं, वो उस निकाल नेगेटिव नहीं पा थॉट को रहे ना। हैं। और मैंने भी देखा है कि बहुत सारी जैसे न्यूज वगैरह में भी सुनते हैं, सीरीज में देखते हैं, हालांकि सारी फिक्शन बातें होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें वो हैं जो डे टू डे लाइफ की चीजों के सब्जेक्ट्स पे बना के प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि कहीं चाइल्डहुड में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, या कहीं विद इन फैमिली हो जाए, विद इन रिलेशंस हो जाए, तो सारी उम्र इस फोबिया में रहते हैं कि मेल जो है वो है ही ऐसा, मेल कभी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकता, मेल कभी सपोर्टिव नहीं हो सकता, तो जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करती। और एक मेल जो टर्म है, एक जो पुरुष है, उससे मतलब उनकी जिंदगी में वो नदारत है, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि उनके जख्म देने वाला उनकी लाइफ में वो एक मतलब एक वो छोड़ दी छाप कि उसने उसके साथ ऐसा किया, अब जिंदगी भर वो उसके अगेंस्ट रहेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो मैंने भी देखी है। और फोबियस में जैसे कई बार किसी को अगर सपोज करो क्लास में अगर कोई बच्चा लर्निंग नहीं हो पा रही है उससे, कई बार पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ये नहीं देखते हैं कि हो सकता है उसको लर्निंग नहीं हो पा रही है, उसके पीछे कोई हो सकता है उसके कोई प्रॉब्लम चल रही हो, रादर देन उस चीज को सोचने के वो उस चीज के लिए उसके अंदर बार बार ये कहते हैं तेरे से तो काम हो नहीं रहा है। हम बार बार लोगों को ना जैसे आप ये देखते हो कुछ लोगों को बॉस ही देख लो, किसी जॉब्स में बॉस ही अपने जितने उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको कई बार बहुत टीज करते हैं, है ना, उनके साथ उनका बिहेवियर बहुत गलत हो जाता है। वो बिहेवियर कई बार फिर ऐसा माइंड के अंदर एक ऐसी नेगेटिव छाप छोड़ता है कि आप ये सोचते हो कि अरे मैं तो जीवन में आगे कामयाब हो ही नहीं सकता हूँ क्योंकि। हाँ, तो डॉक्टर सरोज आप मुझे ये बताइए कि अब हम डे टू डे इतने लोगों से मिलते हैं, हम बहुत सारे लोगों से तो फिजिकली मिलते हैं, लेकिन बहुत, क्योंकि अब जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे किसी ना किसी से कनेक्टिविटी हमारी रहती है, हम चैट कर रहे हैं, हम कभी किसी तरह से बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी है। तो इतने लोगों में अगर देखो हम जैसे अब आप हो, आप डॉक्टर हो, अब हम लोग भी जिस फील्ड में निकले हैं कि हमें ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ अवेयरनेस ये सब करना है, तो इतने लोगों में हम कैसे पहचाने कि ये इंसान फोबिया से ग्रस्त है, ये जो इंसान है ये सिंपल भाई ये तो एक नॉर्मल है, एक्सट्रीम पे जाके तो हर कोई पहचान लेता है कि हाँ इसमें कुछ डिफॉर्मिटी है। देखिए इसके लिए हाँ सबसे पहले तो हमारी फैमिली, उसके बाद हमारे सोशल हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फैमिली में ही सबसे पहले जो डर और फोबियाज के बारे में जो डिफ्रेंशिएशन कोई कर सकता है, तो घर में सबसे पहले हमारे घर में फैमिली में रहने वाले जो हमारे साथ फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं वो इस चीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ही तो बताएंगे कि किसको किस चीज से क्या डर है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ बैठ के ये सब चीजें अगर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, नहीं बैठ के किसी भी बात को छुपा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, किसी चीज को ऐसी चीजों को छुपाने के लिए जो कि उनके जीवन में हो रही हैं। पर अगर बीइंग ए पेरेंट्स अगर आप बैठ के उनके साथ उस चीज को डिस्कस नहीं करोगे तो शायद उनके दिमाग से कभी भी ये डर और फोबिया के बारे में आप ना समझ पाएंगे, ना डर को उनके जीवन से और फोबिया को उनके जीवन से निकाल पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे फैमिली का, और सेकंड आता है फिर हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे हाँ नहीं, वो आसपास का तो है सोशल कि वर्क। इन लोगों का रोल है, लेकिन पहचाने कैसे, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्या ऐसी खास सिम्टम्स चीजें के हैं बारे में जैसे देखो, कि डर जो है जैसे इंसान को डर लगता है तो सिम्टम्स जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि डर के सपोज करो कहीं आग लगी तो डर जैसे है वो एकदम सडन रिएक्शन हुआ तो आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपका स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो और आप एकदम उस डर से भागने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी के रिएक्शंस एकदम सारे रिएक्शंस फास्ट रहते हैं क्योंकि ब्रेन से एकदम केमिकल्स उस टाइम पे रिलीज हुए। और फोबियास में जो भय है, भय में भी सेम रिएक्शंस होते हैं पर वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं, जैसे घबरा जाना एकदम, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाना, हाथ पांव कांपने स्टार्ट हो जाना,
कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, अगर वो किसी को उन्हें सोशल गैदरिंग में अगर उन्हें फेस करना पड़ जाता है तो वो अचानक कांपना शुरू कर देते हैं। इवन कैमरे के सामने आते हैं तो कांपते हैं उस वक्त, कैमरे के सामने आने के, और बात नहीं कर पाते हैं। आपकी आवाज का लड़खड़ा जाना, आपका ड्राई माउथ हो जाना, कभी कभी वॉमिटिंग्स तक हो जाती हैं, हमने देखा है लोगों को उसके कारण से, और कभी कभी चेस्ट पेन तक उससे हो जाती है। फोबियाज अगर बहुत ज्यादा आपके लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि फोबियाज जो है वो एक स्लो गोइंग, एक तरह की क्रॉनिक प्रोसेस होता है। वो डर एक सडन एक्शन है, इट्स एन एक्यूट प्रोसेस है ना, एकदम सडन हुआ, और वो जब बहुत क्रॉनिक वे में आपके लाइफ में चला गया तो वो फोबियाज भय हो गया। तो भय में वो सारी चीजें होती हैं पूरा का पूरा। जैसे मैंने आपको इतने सारे उसके सिम्टम्स बताए हैं कि ये सारे सिम्टम्स अगर किसी में बार बार हो रहे हैं और वो बार बार उसके अंदर एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज को, बार बार घबरा रहा है किसी चीज से, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई फोबियास उसके अंदर चल रहे हैं। हम फोबियास को बहुत इग्नोर करते हैं, भय को बहुत इग्नोर करते हैं, पर ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। इसको आपको फेस करना है, फेस करके, और उसको जब तक आप इन चीजों को फेस नहीं करोगे, ये ही क्रॉनिक फोबियास आपके जीवन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं आने वाले टाइम पे। यही अभी पहले तो सिर्फ बहुत सारे लोग कहते थे कि साइकेट्रिस्ट हैं वो सिर्फ शायद मेंटल डिजीजेस के लिए बने हैं। पहले हम मेंटल डिजीजेस में स्ट्रेस, एंग्जाइटी को नहीं मानते थे, पर आजकल ये सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में ये कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर इनका ट्रीटमेंट सिर्फ जो है वो हम ये ना माने कि इनका ट्रीटमेंट ड्रग्स ही है, नो। बहुत सारी चीजों के कारण से हम इस डर से और भय से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं उससे। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे डर है, हम फोबिया की, बेसिकली तो अब हम फोबिया की ही बात कर रहे हैं। डर और फोबिया, फियर एंड फोबिया में डिफरेंस तो हमें समझ आ गया, लेकिन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली वो एक तरह से फोबिया पर है। हाँ। क्योंकि डर का तो जब नेचुरल एक्ट है तो उसका तो आप रिएक्ट करोगे या उससे फाइट करोगे। हाँ, तो डर तो एक नेचुरल एक्ट हो गया, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। अब रही बात फोबिया की, तो फोबिया क्योंकि आपने बताया एक्यूट, जो एकदम इंटेंस सिचुएशन में चले गए तो वो फोबिया हो गया। तो फोबिया तो ट्रीटेबल, ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो ऐसे तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब फोबिया भी जैसे लाइफ में स्टेजेस हैं, बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, फिर यंगस्टर्स हैं, फिर हम और आगे जाए तो हमारे ओल्ड एज आती है, एजेड जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं। तो क्या ये फोबिया इन तीनों स्टेज, चारों स्टेजेस में, बच्चे, चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंगस्टर्स और ओल्ड एज, चारों स्टेजेस में फोबिया का जो पैटर्न है, अब हम अभी तक तो हमने चर्चा करी कैजुअल कि फोबिया डर क्या है, कैसे पहचाने, क्या होता है। लेकिन अब अगर इसको हम मेडिकली लेकर आते हैं तो मेडिकली अगर हम इसमें हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये बताओ कि ये चारों स्टेजेस में लाइफ की, क्या फोबिया का जो मेडिकल पैटर्न है वो एक ही रहता है? नहीं, मेडिकल पैटर्न एक ही नहीं रहता। देखो बचपन में तो क्योंकि बच्चे ज्यादातर टाइम जो होता है वो अपना या तो स्कूल में बिताएंगे या अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे, तो उस वक्त फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को बचपन से ही इन सब चीजों से। जैसे आजकल तो दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं बच्चे बहुत शुरू से ही बच्चों को, बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है ताकि वो स्विम करना, उसका वो डर निकाला जाता है पानी से, हाइट से उसका डर निकाला जाता है। लोग उसको बचपन से ही ऐसी स्पोर्ट्स में लेकर जाते हैं ताकि उनका वो हाइट का भी डर निकले। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है, बहुत सारे आजकल इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव स्कूल में वर्कशॉप्स होती हैं जिसके कारण से हम इस जो फोबिया को है बचपन में बच्चों के डर अंदर से निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें जो पहले वाली बात है, पहले की जनरेशन आज की जनरेशन में थोड़ा सा तो चेंज लाना ही पड़ेगा। स्कूल के लेवल पे अगर हम इंटरेक्टिव बहुत सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर दें स्कूल के लेवल पे, तो जो ये फोबियास वाली बात है वहीं से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे, जरूरी नहीं है जो बच्चे उससे सीट पे बैठते हैं और जो बच्चे थोड़ा कम लर्न कर पाते हैं, उसको अगर टीचर्स उनके ऊपर इकट्ठे उनको ऐसे बच्चों के साथ जो ज्यादा अच्छी स्टडी करते हैं उनके साथ बैठा के इंटरेक्ट कराएं, तो मुझे लगता है वो चीज
वो जो फोबियाज उनके माइंड में शुरू से डेवलप हो रहा है रिगार्डिंग स्टडीज, पढ़ाई के बारे में, वो खत्म किया जा सकता है। और दूसरा, बस फैमिली को ही देखना होता है कि वो अपने बच्चों के अंदर इसको कैसे वो करेंगे। फिर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी आप दोस्तों को अगर आप देखते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ उन दोस्तों पे भी वॉच रखें जो उसके दोस्त हैं। उन दोस्तों से कभी कभार सब मिलें, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं वो ही बच्चे उनके अंदर वो फोबिया क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे ना। कभी कभी ऐसे कुछ दोस्त, हम उन्हें दोस्त समझते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे फोबियाज आपके माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं। वो देखना बहुत जरूरी है। एवं जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो आपको अपनी कंपनी को भी देखना है कि किस कंपनी में आप बैठ रहे हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, हाँ, कैसे सोसाइटी में आप डॉक्टर सरोज, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको यहाँ पर कि अगर हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, फोबिया जिसको है वो पेशेंट है, अंडरस्टूड। फोबिया जिसको है वो पेशेंट है। पेशेंट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा वो पेशेंट है? वो तो नहीं करेगा, नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। इसके लिए इसीलिए तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि फैमिली और सोसाइटी का, हमारे सोशल गैदरिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। रीजन बीइंग कि सबसे पहले तो आपकी फैमिली उसको फाइंड आउट करेगी। अगर आपको अपनी फैमिली में आपको लगता है कि आपका कोई भी, चाहे वो बड़ा हो, यंगस्टर्स हो या ओल्ड एज के लोग हों, उनमें अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उनके अंदर स्वेटिंग उनकी शुरू हो जाती है, कोई इस तरह के सिम्टम्स उन्हें आने शुरू होते हैं, तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों आप इतना घबरा रहे हैं, है ना। तो उसको हमें पहले वही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम आगे उसके एक्सपर्ट्स जो हैं, उसके अंदर बहुत सारे आजकल कम्युनिटी में राधा हम लोगों को एक ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटी के ग्रुप्स बनाने चाहिए जिसमें बैठ के हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकें। हम आज के युग में हम लोग इतना इंडोर हो चुके हैं क्योंकि सब लोग या तो कंप्यूटर पे हैं, मोबाइल पे हैं, सबने सोशल इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, जिसके कारण से आजकल ये जो फोबियाज हैं, डर है, भय है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का भी भय हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आ चुका है। तो सोशल इंटरेक्शन करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की बात तो बहुत बाद में आती है। डॉक्टर तो वो उसको जितना मेडिकल अगर ट्रीटमेंट की जहां तक मैं बात करती हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट में उन्हीं लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले डॉक्टर्स उसको डायग्नोज कैसे करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका सारा का सारा इन्वेस्टिगेशंस करा देंगे कि ताकि आपके बॉडी में और कोई तो नहीं एलिमेंट चल रहा है जिसके कारण से आपको घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, या आपको चेस्ट पेन हो रही है। पर अगर कोई और कॉज नहीं है तो वो डॉक्टर्स इसकी चीज के लिए आपसे डिस्कस करेंगे कि फैमिली में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण से ये वो फेस कर रहा है। तो वो बेसिकली एक तरह से आप ये कह लो काउंसलिंग होती है बैठ के ना डॉक्टर्स के साथ ना। डायग्नोसिस में तो वो सिर्फ डायग्नोज आपको कुछ टेस्ट के बिहाफ पे करेंगे। अगर वो टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ ब्रेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो फिर उसके बाद वो आपसे बैठ के काउंसलिंग ही करेंगे, आपको, आपकी फैमिली को यही समझाएंगे। आजकल तो जैसे अब सपोज करो किसी को हाइट से, या किसी को लोगों को छोटे छोटे फेदर्स से, इवन मकड़ी से, इनसे ही डर लगता है। तो जब तक आप उस चीजों को उससे बार बार उसको उसी चीज से ही एक्सपोज करना जरूरी है, ताकि आप उसके अंदर ये जो डर बैठ गया है, जब तक आप उसी चीज का एक्सपोजर उसके ऊपर दोबारा नहीं करेंगे तो वो है उसके अंदर से नहीं। हाँ, मतलब ये तो एक वो हो गया कि हम उसमें उसकी हेल्प कर रहे हैं, उस चीज से हाँ, ओवरकम होने के लिए। लेकिन अब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक जो मैंने पूछा आपसे कि पैटर्न क्या है, मेडिकल पैटर्न, कि बच्चों में फोबिया उसी तरीके से ग्रो करता है या वही फोबिया लाइफ टाइम चलता है? नहीं, या ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सपोज करो बच्चों के अंदर से धीरे धीरे उसको, बच्चों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आप उनके साथ धीरे धीरे आप बचपन से उन चीजों को उनके अंदर से निकाल भी सकते हो। जैसे मैंने भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बताई, आपको इंटरेक्शंस बताई स्कूल में कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो। और बड़ों में जैसे 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 यंगस्टर्स होते हैं तो उनके अंदर एक फोबिया हो जाता है कि कई बच्चों को आपस में, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ बात करने, या बॉयज को गर्ल्स के साथ इस तरह से बात करने में भी कई बार फोबिया होता है, नहीं कर पाते हैं कईयों को। इवन बहुत सारे बॉयज को भी मैं देखती हूँ, वो भी गर्ल्स से बात करते हुए डरते हैं, कांप जाते हैं। बहुत सारी गर्ल्स को भी देखती हूँ बॉयज के साथ। बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हमें इस तरह से इस डर को कि वो क्या सोचेगा या दूसरा क्या सोचेगा, इस डर को हमें अपने अंदर से, इस भय को
हम ही निकाल सकते हैं, या हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, वो ही इस डर को हमारे अंदर से निकाल सकते हैं। इसको जब तक आप उस चीज को फेस नहीं करोगे, फोबियाज में का मतलब है जब तक उस भय को आप बार बार फेस करने का मतलब ये नहीं है, फेस तो आप कर रहे हो पर आप उसको गलत वे में फेस कर रहे हो। रीजन बीइंग कि आप उसको ये नहीं समझ रहे हो कि ये, जैसे सपोज करो आप एक स्नेक से डर रहे हो, स्नेक नहीं भी आया पर आपके दिमाग के अंदर है कि नहीं स्नेक आएगा तो मुझे भयभीत हो जाओगे आप, पर वो है नहीं है। फोबिया इन रियलिटी में आपकी लाइफ में होते नहीं है, पर फिर भी आप वो मूवमेंट्स होते नहीं, पर फिर भी आप उससे डर रहे होते हो। ये तो जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ तक मुझे भी लगता है, और आई थिंक मोर देन 50% ये प्रॉब्लम है कि जब कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई भी लाइफ फैमिली का मेंबर जिसको फोबिया की बीमारी हो गई है, या वो हमें समझ आ रही है, लेकिन क्या है कि हम उसको, उस बीमारी को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि ये, जैसे घर का कोई मेंबर है, मान लो हम उसे कहते हैं ये काम कर लो, वो नहीं करता, कुछ कर लो वो नहीं करेगा। हम उसके पीछे का ये नहीं सोचेंगे रीजन क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि है एक फैमिली जहाँ मैं जानती हूँ कि मान लो कोई है, हम उसे कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं मेरे चोट लग जाएगी, नहीं मैं गिर जाऊंगी, नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा, तुम करो तो सही, पर करोगे तो पता चलेगा ना। नहीं मैंने करना ही नहीं है भाई, मैं करूंगा या करूंगी तो हो जाएगा मेरे साथ ये, मतलब क्या है। इम्पोर्टेंट चीज है यू फेस दो सेटबैक्स। जो सेटबैक्स आपके लाइफ में हो रहे हैं उनको फेस करना सीखिए। आप अपने अंदर करेज लेके आइए काम करने की। जब तक आप अपना करेज नहीं लेके आओगे, उन चीजों को फेस नहीं करना शुरू करोगे, इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, सपोर्टिव ग्रुप्स होने चाहिए। कम्युनिटी के अंदर एक छोटे छोटे ग्रुप्स होने चाहिए जो इस चीजों को बैठ के डिस्कस करें और उनको, उनके अंदर से वो छोटे छोटे जो डर है जो कि अब एक भय का रूप धारण कर लिया जिन्होंने, उसको निकालें। ये सपोर्टिव ग्रुप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो सपोर्टिव ग्रुप्स तक तो तब पहुंचे जब सबसे पहले तो फैमिली, हाँ, और फैमिली का भी family- मुझे लगता है कि मोर देन 50% फैमिली इग्नोर कर देती है। वो उस चीज को बीमारी ना समझ के वो उस चीज को कामचोरी समझती है। देखिए ऐसे कि है, हाँ नहीं करना। बहुत सारी चीजें, दो तरह के एनवायरनमेंट हैं। एक तो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहा होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे ऊपर, दोनों ही एनवायरनमेंट्स हमारी इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। इंटरनल एनवायरनमेंट को ठीक करना हमारे ऊपर है, हम कैसे उस इंटरनल एनवायरनमेंट को ठीक करें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है वो बहुत सारा हमारे बस में नहीं है, वो हम नहीं उसको कंट्रोल कर सकते। अचानक फ्लड्स आ गए, अचानक एटमॉस्फेयर में बहुत सारे स्टॉर्म्स आ गए, हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो तो हमारे हाथ में है ना उसे कंट्रोल करना। तो हमें अपने अंदर, जो हमारे अंदर जद्दोजहद चल रही है, मैं सभी को बोलना चाहूंगी ये बात, एक दूसरे के साथ बैठ के वो डिस्कस कीजिए। आपके अंदर अगर कुछ भी चल रहा है, आप जिसको समझते हैं, आपके दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी कम्युनिटी में कोई और हो, जिसके आप ऊपर आपको फेथ है, और फेथ रखना सीखिए जीवन में ना। फेथ बहुत बड़ी चीज है। अगर आप फेथ रखेंगे तो आप ये चीजें अपनी दूसरों के साथ डिस्कस कर पाएंगे, और बिना डिस्कशन के ये जो डर है, भय आपके अंदर आ गया है, इसको आप नहीं खत्म कर सकते। तो इसको खत्म करने के लिए आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और पूरी कम्युनिटी, इस सब का आपको सपोर्ट लेना ही होगा और लेना ही चाहिए। अगर, क्योंकि हम बेशक हम अकेले हैं पर फिर भी हम सब एक हैं। हम पूरी इंटरनली और एक्सटर्नली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें इस इंटरनल, ये जो हमारे अंदर एनवायरनमेंट में जद्दोजहद चल रही है, हम अपने अंदर ही एक, इस ब्रेन के अंदर, बाहर के ट्रैफिक से हम इतना परेशान नहीं होते हैं जितना कि हम अपने ब्रेन के अंदर जो ट्रैफिक चल रहा है हमारा अननेसेसरी के थॉट्स का, उससे परेशान हो रहे होते हैं पूरा सबसे ज्यादा। तो ये जो अननेसेसरी की थॉट्स हैं जो बाद में भय बन रहे हैं, जो कि फोबियास बन रहे हैं,
उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल करना होगा। वो ही थॉट्स अपने लाइफ में लेके आइए जिसकी जरूरत है, वरना डेली बैठ के नाइट में इस सुपर कंप्यूटर में से उसको डिलीट मारिए। नाइट में सोने से पहले उन सभी थॉट्स को डिलीट कर दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो फोबियाज भी वो नेगेटिव थॉट्स ही हैं। जैसे ही उन नेगेटिव थॉट्स को वन बाय वन आप क्लिक करके डिलीट बटन पे डिलीट करते जाएंगे अपने ब्रेन से, तो ऑटोमेटिकली फोबियाज जो हैं, आप देखिएगा, इस चीज को आजमाइएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 50 to 60% फोबियाज आपके लाइफ से ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे वो आपके अंदर एंटर करेंगे। अब हमारे एक श्रोता है, उन्होंने कमेंट किया है, शाहना जी ने, क्या हमारे खान पान से भी फोबिया या डर की समस्या बढ़ सकती है, या हमें ऐसा क्या खाना पीना चाहिए जिसे इस समस्या से बचा जा सके? मतलब क्या फोबिया के लिए फूड हैबिट्स ही रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आजकल का खान पान जो है, एक तो वो पूरी तरह से ही बहुत सारे खासकर मैं यंगस्टर बच्चों की जब बात करूंगी और इवन स्कूल गोइंग बच्चों की भी बात करूंगी, तो जंक फूड पे आ गए हैं बच्चे। बहुत सारे पेरेंट्स ने खाना, वो खुद ही उनको कहते हैं चलो बाहर पार्टी करते हैं और चलो आज यहाँ पे चलते हैं घूमने के लिए, बाहर ही खाएंगे आज तो। मैं मानती हूँ कि खाना पीना बाहर, आप सोचते हैं कि बाहर खाने से शायद एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी, आप खुशी आ जाएगी, ठीक है, पर हमारी जो इंटरनल सिस्टम बना है, हमारा इंटरनल सिस्टम वो एक प्रॉपर वे में बना हुआ है। तो जैसे अगर हम अननेसेसरी एक ओवर फूड अपने बॉडी को दे देंगे, इतना खाना अपने बॉडी को दे देंगे जिसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना है, तो डेफिनेट है वो जब फूड हमारे अंदर वो एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर हो जाएगी, तो वो हमारे उस एनर्जी को, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी अलग जगह पे स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी का हम यूज नहीं कर पाते और लिथार्जिक हो जाते हैं हम रादर ओवर फूड लेने से। तो एक हेल्दी फूड लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ योगा एंड मेडिटेशन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। योगिक पहले जमाने में लोग कितना योगा एंड मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठना है और घंटों बैठे रहना है आंखें बंद करके, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है आप जीवन की हर चीजों के बारे में अवेयर हो जाएं, चाहे वो खाना ही क्यों नहीं है। अगर आप खाने के लिए इतना अवेयर हो गए कि आपको ये पता है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेरे जीवन में बहुत जरूरी हैं, वो ही हमें वो पर्टिकल मिनरल्स विटामिन दे रहे हैं जो कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है। आजकल हम वो जंक फूड भी खा रहे हैं इतना ज्यादा और ओवर ईटिंग कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिससे हमारे पूरा, क्योंकि ब्रेन ने वही हार्मोन्स रिलीज करने हैं, वही केमिकल्स, कभी कभी हमारा ब्रेन ओवर केमिकल्स को रिलीज करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि अब हर डाइजेशन, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही वो एक्टिविटीज हो रही है, उसके लिए भी हमारे ब्रेन से ही केमिकल्स निकलते हैं। पर अगर हमने ज्यादा खाना खा लिया या ज्यादा जंक फूड ले लिया, तो ब्रेन ने वो केमिकल्स को इम्बैलेंस वे में रिलीज करा। इम्बैलेंस वे में रिलीज करा तो सिर्फ वो, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही इम्बैलेंस नहीं होता है, पूरी बॉडी इम्बैलेंस होती है। पूरी बॉडी जब हमारी इम्बैलेंस होगी, हम लिथार्जिक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली अगर सपोज करो एक डिजीज, जैसे आजकल इतनी क्रॉनिक डिजीजेस चल रही हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, इतने आपके ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत सारे जो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इस क्रॉनिक डिजीजेस का मेन कॉज है हमारा प्रॉपर फूड को ना लेना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, सेडिमेंट्री हैबिट्स हमारी, और लोगों के साथ मिलना जुलना ना। तो और इसमें ये जो ड्रग्स और अल्कोहल और ये मतलब इस तरह के एडिक्शन का इतना एडिक्शन, आपको एडिक्शन आजकल सिर्फ ड्रग्स से, अल्कोहल से ही नहीं लोगों को हो गई है। आजकल सबसे ज्यादा किसी चीज से एडिक्शन हो गई है तो लोगों को वो हो गई है फेसबुक से, आपके डिजिटल चीजों से।
ठीक है, डिजिटल चीजें आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रही हैं जिससे आप मास के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पर उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कुछ टाइम अपने लिए, अपने 24 घंटों में से 2 घंटे अपने लिए जरूर निकालिए, जब सिर्फ आप अपने से अपने ऊपर ही फोकस रखे हो। ये देखें कि किस चीज की आपको जीवन में, किस चीज से आप परेशान हो रहे हैं, किस चीज से आप खुश हो रहे हैं। अगर परेशान हो रहे हैं तो उसको डिलीट करने की कोशिश कीजिए। खुश हो रहे हैं किसी चीजों से, जिस टास्क से आप खुश होते हैं, तो उस चीजों को अपने लाइफ में एनहांस करने की कोशिश कीजिए। बहुत जरूरी है ये सब चीजें। खान पान, अच्छी हैबिट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो खान पान ही है। आजकल के इतने डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज एक ऐसे लेवल पे पहुंच रही है जो कि एक लोगों के अंदर भय कर रही है कि अगर हमारी फैमिली में एक को डायबिटीज है तो वो एक फोबिया का कारण बन रही है कि शायद मुझे भी अब आगे, उसके उनके बच्चों को भी हो जाएगी, उस आगे भी हो जाएगी। तो वो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आपको अपने भोजन पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अच्छा डॉक्टर सरोज, अभी आपकी बातें सुनते सुनते एक ऐसे ही विचार दिमाग में आया, हालांकि मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इरेलीवेंट है या रेलीवेंट है तो आप बताओगे। कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, साइंटिफिकली मतलब ये प्रूव्ड है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे केमिकल्स अंदर बनते जाते हैं। डेफिनेटली, है ना? तो अगर हम फोबिया की ही आज जैसे हम बात कर रहे हैं और हम किसी भी आने वाले टाइम पर और भी विषयों पे लेकर आएंगे, तो जो जैसा आपने बोला कि हमें उसे फेस करना है बार बार, लेकिन उसे पॉजिटिव वे में फेस करना है कि ये चीज सामने है, ये चीज मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिव नहीं है जिससे मेरे को डरना चाहिए या जो मेरी पर्सनैलिटी को ही चेंज करके रख दे। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, तो ऐसा है कि सिर्फ थॉट प्रोसेस मतलब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखने लग जाए खाली, और तो ये हमें काउंसलिंग सेशंस, ये हमें ट्रीटमेंट्स मतलब ड्रग्स की हेल्प लेना, ड्रग्स इन द सेंस की जो मेडिकल ड्रग्स जो यूज होती है, ये साइकोलॉजिकली जो डॉक्टर्स देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो मतलब ये कंपेयर कर रही हूँ मैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट वर्सेस अगर हम खाली योग और पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो करें, तो क्या हम फोबिया से उभर सकते हैं विदाउट मेडिकल हेल्प? बहुत सारे, देखो मेरी बात सुनो, जब कोई डर होता है तो डर के अंदर जो हमारे एकदम ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे एकदम हार्ट बीट को तेज करते हैं, हमारे मसल्स में एकदम एनर्जी फ्लो, जो हमारे अंदर मसल्स में एनर्जी है उसको एकदम, उसका फ्लो एकदम फास्ट हो जाता है, और वो एक तरह का पॉजिटिव रिएक्शन होता है, जिसके कारण से हम उस डर से एकदम निजात पा लेते हैं। तो हम उसमें या तो फाइट कर लेते हैं उससे, या हम भाग जाते हैं उस जगह से। बट वही अगर आप फोबियास में, वो ब्रेन से केमिकल्स रिलीज हो ही रहे हैं, है ना, फोबियास में, यानी कि वो एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस चल रहा है डर का ही। फोबियास में ना क्रॉनिक प्रोसेस चल रहा है, तो ब्रेन से वो रिलीज हो जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो एक तरह का रेजिस्टेंस हो जाता है कि हाँ, वो उनको वो रिलीज होते होते एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं जहां से उसको से उभरना मुश्किल हो जाता है। अब जहां तक बात है ड्रग्स की, मैं ये बताऊंगी कि हर एक फोबियास के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स नहीं दी जाती हैं, ज्यादातर उन्हीं में दी जाती है जिनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या स्ट्रेस डिसऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं। वो जब आप एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, तो वो आपकी सिचुएशन को, आपके इन्वेस्टिगेशंस के बाद तभी वही जज करके आपको बताएंगे कि आपको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेस हुआ सीधा केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, और केमिस्ट शॉप पे जाने के बाद वो लोग वहां पे जाके या तो स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, या एंटी एंजाइटी ड्रग्स ले लेते हैं जाके केमिस्ट शॉप के पास, जो कि बहुत ही गलत है। एंग्जाइटी को, जो कि फोबिया का ही एक पार्ट है, उसको दूर करने के लिए कभी भी आप अपनी तरफ से स्लीपिंग पिल्स ना लीजिएगा, कभी भी
स्लीपिंग पिल्स या एंटी एंजाइटी की ड्रग्स जो कि मार्केट में बार बार कई बार एडवर्टाइज भी की जाती हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ये इतनी इनकी ओवरडोज के कारण से भी आप बहुत ज्यादा आपकी सिचुएशन वर्स हो सकती है। उसके कारण से आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए इस चीज के लिए। डॉक्टर अगर आपको किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट को आपको एडवाइस करता है, उनके साथ कीजिए। आप अपने अच्छे काउंसलर से बात कीजिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप अपनी फैमिली के साथ उसको डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ये फोबियास मैक्सिमम फोबियास जो हैं वो डिस्कशन से, आप बार बार जब उसके साथ सपोर्टिव आप जो थेरेपिस्ट करोगे, सपोर्टिव स्किल्स होंगे बहुत सारे। आजकल मैं तो ये कहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट को भी इस तरफ कुछ सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे स्कूल में भी कुछ ऐसे सपोर्टिव स्किल्स लेकर आने चाहिए हमें, जिससे बच्चों को, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बचपन से ही हाइट से और ये इस तरह से वाटर से डरना, हाइट से डरना, इंसेक्ट से डरना, तो उनको शुरू से बचपन से उन चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा स्किल्स के थ्रू एक्सपोज किया जाए, ताकि वो उस फोबिया से उनके माइंड में वो भय जो है, डर है, वो ना आए। अच्छा डॉक्टर सर, और एक चीज मेरे दिमाग में बार बार शुरू से लेकर अभी तक, मैंने बीच में भी आपसे एक सवाल किया था कि नॉर्मली क्या होता है कि साइकोलॉजी से लेकर, मतलब साइकोथेरेपी तो जो भी होती है वो तो डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल जो भी डिजीज है, हम फोबिया की बात कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है, तो नॉर्मली हम डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। कारण ये कि बहुत सारे हमारे कई ऐसे जैसे होते हैं कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं ऐसे पेशेंट जो किसी ना किसी वे में प्रॉब्लम है उनको, और वो एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्या देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको सेडेटिव मेडिसिन पे डाल दिया जाता है, और उससे क्या होता है, वो जब उनसे मिलो, जब उन्हें देखो वो नींद में, जब देखो वो सोए हुए हैं, जब देखो मतलब एक उनका ना एक सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब आप ये सोचो कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं काम पर, कहीं भी कुछ सब एक्टिव रहते हैं, वो एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि मतलब उनकी लाइफ बस एक वो है कि सोए रहो नींद में हर समय। तो आप मुझे ये बताओ, हम इस चीज से डरते हैं कि वो सेडेटिव मेडिसिन पे डाल देते हैं। अब दूसरी बात ये कि जब वो मेडिसिन से रिकवर होते हैं, रिकवर इन द सेंस कि अगर उनकी मेडिसिन हटा दी जाए थोड़े टाइम के लिए, तो वो फिर उसी मोड में आ जाते हैं। तो क्या इस चीज का ट्रीटमेंट अगर साइकोथेरेपिस्ट के पास है और हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और उन मेडिसिन को लेते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग हो गया कि अब हमें मेडिसिन लेनी है और हमारा यही पैटर्न रहेगा बॉडी का कि अब हम स्लीपिंग मोड में ही रहेंगे हमेशा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप एक चीज मानिए, पहले टाइम पे क्या होता था कि साइकेट्रिस्ट के पास जब लोग जाते थे, तो साइकेट्रिस्ट को बेसिकली ये सोचा जाता था कि उनके पास वही लोग जाएंगे, वही पेशेंट्स जाएंगे जो कि पागल हैं। पर आजकल ऐसा नहीं है। जो साइकेट्रिक एक डिपार्टमेंट है, उसमें जितनी भी हमारी छोटी छोटी भी, जैसे लाइक आप कहो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और कोई भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आपको उस टाइम पे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो कोई भी किसी भी डिसऑर्डर को, कोई भी आपके अंदर अगर एंजाइटी से लेके कोई इश्यू हो रहा है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए उसके बारे में। और जो डॉक्टर्स अगर आपको मेडिसिन देते हैं, मोस्टली होता क्या है कि पेशेंट्स उन मेडिसिन को लेते तो हैं, पर इरेगुलर वे में लेते हैं या अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जितनी भी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, जितनी भी एंटी एंजाइटी या एंटी स्ट्रेस ड्रग्स हैं, उनका हमारे ब्रेन के अंदर एक लेवल बन जाता है। और अगर आपने बीच में अचानक उस ड्रग को छोड़ दिया, तो वो लेवल जो है, वो साइकिल जो है ब्रेक हो गया, तो फिर आपको 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूंगी, अगर आप किसी भी एंटी एंजाइटी इस तरह के कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट्स, इसको साइकेट्रिक पेशेंट्स नहीं कहूंगी मैं, बेसिकली जो फोबियास हैं, इनको मैं पेशेंट्स नहीं बोलूंगी। ये एक तरह का डिसऑर्डर हो गया है आपके अंदर, आपकी बिहेवियरल डिसऑर्डर कह लो, इसको आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह लो। तो ये इसमें ड्रग्स जो शुरू होती हैं, उसमें अगर डॉक्टर्स को लगे कि आपको एंटी एंजाइटी या किसी ड्रग्स पे ही डालना है,
तो पहली बात तो आप बिल्कुल अपनी मर्जी से उस ड्रग को मत इरेगुलर मत कीजिए। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स कब ज्यादा एनहांस होती हैं अगर आपने ड्रग्स को इरेगुलर कर दिया। और दूसरी बात, उस ड्रग्स को जिस टाइम आपको डॉक्टर ने बोला है उसी टाइम ही दिया जाता है। वो मोस्टली लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को रेगुलर टाइम पे नहीं लेते हैं। ज्यादातर इस तरह के ड्रग्स को नाइट टाइम पे दिया जाता है, तो नाइट टाइम पे ना लेके कुछ लोग उसे मॉर्निंग में ले लेते हैं, जिसलिए वो सारा दिन ही ड्राउजी फील करते हैं उसकी तरह से। जिस टाइम आपको ड्रग्स बताई जाए आप उसी टाइम पे ही वो ड्रग लीजिए। और दूसरा, अपनी मर्जी से उसे छोड़िए मत। और तीसरा, ये मत सोचिए कि ये जो ड्रग्स आपकी जिंदगी में शुरू हो गई हैं, ये ड्रग्स अब आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ये धीरे धीरे जैसे ही आप उस पैटर्न से बाहर आते हैं तो आपकी स्टॉप कर दी जाती है पूरा। और ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है ये वाले ड्रग्स ना। और आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स इमीडिएट आपको ड्रग्स शुरू नहीं करते हैं, वो आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं या आपको ऐसे स्किल्स उनके पास भेजते हैं, कम्युनिटी वर्कर्स के पास भेजते हैं, जहां आपको वो उस फोबिया से, भय से आपको उससे आपको दूर किया जा सके, उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। आजकल फोबिया से इसमें ट्रीटमेंट से ज्यादा थेरेपी में फर्क क्या थोड़ा सा मेरे हिसाब से लगता है, मुझे लगता है क्योंकि उसमें आपका मेडिटेशन, योगा और एक वेरी गुड लाइफस्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है। हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना स्टेगनेंट कर दिया है, हम आजकल ना बाहर सोसाइटी में एक दूसरे से मिलते हैं, ना उनके साथ लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया है, लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई है। हम किसी को धन्यवाद करना हमने बंद कर दिया। आजकल के बच्चों को धन्यवाद ही नहीं करना आता है ना, छोटी छोटी चीजों को। तीसरी बात जो सबसे वो हो गया है कि लोग जब किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाना बंद कर दी, कोई किसी से प्यार से बात ही नहीं करता। वो वार्मनेस खत्म हो गई है उनकी लाइफ से ना, जो होना बहुत जरूरी है। सरोज जी, अभी ना एक हमारे कमेंट्स में कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर्स, तो हमें पहले हम उनका भी एक बार पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से। आरती जी को हमारे साथ जुड़ना था, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाई अभी तक, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रही है एज अ व्यूअर बन के, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब हमारा डर फोबिया बन गया है। ये शायद आपने बता भी दिया, लेकिन फिर भी आप इनको दोबारा बता दो। जब डर जो है वो तो एक तरह की आपका रिएक्शन है, इंस्टिंक्ट है, वो एकदम सडन आया आपकी लाइफ में। पर वो ही कभी छोटी छोटी चीजों से ही अगर जो डर है वो ही धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाए तो उससे वो फोबिया यानी कि भय का रूप धारण कर लेता है। जैसे अगर बचपन में अगर आपको किसी आप ये कहो कि पानी से अगर आप अचानक किसी पानी में जा रहे थे तो आप उसमें डूब गए या कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई आपको, तो वो अब आप आगे आने वाले टाइम पे नहीं जाओगे पानी की तरफ, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आप उससे डरना शुरू कर दोगे। तो एक छोटा डर जो है वो एक धीरे धीरे करके जब बड़ा रूप धारण कर ले तो वो उसे हम फोबिया या भय बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीजों से ही, जैसे इंसेक्ट से डरना, हाइट से डरना, वाटर में जाने से डरना, या किसी से मिलने से डरना, पब्लिकली बात करने से डरना। बहुत सारे लोग सोसाइटी में इकट्ठे जब बहुत सारी पब्लिक होती है तो उसमें बात करने से घबराते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक छोटी चीज बड़े रूप में बदल जाए तो उसे हम भय बोल देते हैं। अच्छा, एक हमारे व्यूअर हैं अरविंद कुमार सिंह जी, इन्होंने बताया है, इन्होंने अपना सजेशन, अपना पर्सपेक्टिव रखा है कि जब मानव को गलत का एहसास होता है तो वहीं से भय शुरू होता है, तो भय के बचाव का कारण गलत काम नहीं करने से है। हाँ, पर अरविंद जी हम यहाँ भय की बात नहीं, यहाँ हम ये डर है ना। एक्चुअली जो इन्होंने कहा कि तो हमें जैसे लोगों को लगता है कि जो खुश हैं शायद वो बहुत अच्छा जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। पर जब तक आपके जीवन में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा ना, तो आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। वो आपको इस चीज के लिए प्रेरित करता है भय रादर कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। अब आपको भय से जब आप अच्छे जीवन जीने में आएंगे ना तो वो जो हैप्पीनेस होगी उस हैप्पीनेस को आप बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। एक तरह की इमोशन है वो भी, और भय भी एक तरह की इमोशन है, हैप्पीनेस भी एक तरह की इमोशन है। लेकिन जो तो कभी भी भय से डरना नहीं, लेकिन ये सही फोबिया जो हम फोबिया को डिस्कस कर रहे हैं वो इसका तो बहुत ही एक्सट्रीम रूप है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है।
लेकिन डर और भय जो है, मतलब एक जो डर है, ये आप शायद उस डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ना। तो इससे तो हम नहीं बच सकते, ये तो होनी भी चाहिए। डरना चाहिए उसको। रादर जब आप फेस करना शुरू करोगे, बी करेजियस। आप अपने अंदर इतना साहस लाइए धीरे धीरे ना, इतना अपने आप को मजबूत बनाइए कि वो भय जो है उसके एक एक चीज को, उसके एक एक ईंट को आप तोड़ते चले जाएं। उस भय के घर को, जो भय का आपने घर बना लिया है, उस घर को आपको ध्वस्त करना है, उस घर को आपको तोड़ना है। और उसके तोड़ने के लिए आपको अपने आप ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ही उसके ऊपर वर्क करना है। शाना जी पूछ रही हैं कि एक प्रश्न है मैम, कि किसी को अंधेरे से डर लगता है और किसी को किसी जानवर से डर लगता है, ये किस प्रकार का डर है, इसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, क्या ये डर जीवन भर कायम रह सकता है या इसका कोई ट्रीटमेंट भी होता है? अब ये बताइए। देखो, अंधेरे से सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, किसी को अगर किसी चीज से दुनिया में सबको डर है तो किस चीज से है? वो है मौत से, डेथ से। डेथ से हम सबको सबसे ज्यादा भय है, और हम भूल जाते हैं उसी जिस वक्त हमारा डेथ का भय निकल जाएगा ना, तो हमारे अंदर से सब भय निकल जाएंगे उस वक्त। मौत तो ना जीवन में कभी मौत आई है ना कभी आएगी। ये जीवन ऐसे ही चलता गया है, ऐसे ही निकल जाएगा। इट्स सर्कल बेसिकली ना। जीवन यहाँ से शुरू हुआ, बर्थ से पूरा हमने जीवन जी लिया, फिर यहीं आए, फिर यहाँ से फिर दूसरा जीवन शुरू होगा। जो एंड जहाँ से हमने शुरुआत की उसे हम डेथ ना बोलें, उसे हम अपना रीबर्थ बोलें। तो डेथ का जो वो है वो जिस दिन जीवन से निकल जाएगा ना, तो आपको किसी चीज से फिर डर नहीं लगेगा। और जानवर, बहुत सारे जानवरों से, पहले मुझे भी बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों से डर लगता था, तो फिर मैंने जंगल में अपना एक घर बनाया, और वहां पे तो लेपर्ड भी आ जाते हैं, तो अब तो लेपर्ड से भी डर नहीं लगता। क्योंकि जिस वक्त आप उस साहस से उस चीज को फेस करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम उससे, मैं ये नहीं कहती जाके लेपर्ड आ गया तो भागो जी, हाँ जी मैं तो उससे मिलने हाथ मिलाने जाऊंगा, नहीं। पर आपका वो जो डर है, उस डर से आपने अपने आप का बचाव कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा आपको आपके अंदर से ही आना चाहिए। ये आपने यही जीवन में सीखना है कि उस डर को अपने अंदर से निकालने के लिए आप ऐसा क्या करें जीवन में, किस लोगों से मिले, क्या ऐसा करें कि वो जो भय है आपके अंदर से निकल जाए। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा और साहस से काम करना होगा। बिल्कुल। वो पूछ रही हैं कि ये इस तरह के डर का भी कोई ट्रीटमेंट होता है? हाँ, जरूरी ट्रीटमेंट है। जैसे अंधेरा आपकी लाइफ में आए, तो आजकल आप, रोशनी तो इतनी है ना, उस रोशनी को उसके अंधेरे के अंदर ले आइए ना, तो डर ही खत्म हो जाएगा। रोशनी, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं आ सकती, और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर इतनी रोशनी ले आइए कि वो अंधेरे के लिए कोई जगह ही न बचे। अब एक हमारे उन्होंने पूछा है, अमित शुक्ला जी हैं बीच में, उन्होंने कहा है कि मैम होम्योपैथी में हर डर की मेडिसिन है, इससे काफी हद तक आराम मिलता है बिना किसी साइड इफेक्ट। तो अमित जी, हम डॉक्टर सरोज भले ही एलोपैथी के डॉक्टर रही हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया अपनी लाइफ में 30 साल, वो आपको मैं बताना चाहूंगी कि एलोपैथी में 30 साल से ज्यादा इनकी सर्विसेज रही हैं, लेकिन इन्होंने वीआरएस ली क्योंकि उस चीज से थक गई थी कि मैं, क्योंकि उस प्रोफेशन में थी और उस प्रोफेशन में होते हुए भी एंटी एलोपैथी थी। तो अब इन्होंने वीआरएस लेकर इन्होंने नेचर, हीलिंग विद नेचर को ऑप्ट किया है, और जिसमें होम्योपैथी भी आई थिंक एक पार्ट है। तो देखो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये हमारे यहाँ की, खासकर होम्योपैथी और जो आयुर्वेदिक है वो हमारे देश की ही देन है। और जितनी भी ये मेडिसिन हैं हमें सारी नेचर से ही मिल रही हैं, चाहे वो कोई भी ड्रग्स है। तो हमारा पूरी नेचर से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हमने जुड़ना बंद कर दिया, इसीलिए हम बीमार हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो बैलेंस है उसको खत्म कर दिया है। हमें उस बैलेंस को बनाना ही होगा। जब हम अपने
बाहर के पूरे एनवायरनमेंट के उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ अपना इतना प्यार कर लेंगे उस एनवायरनमेंट को, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि होम्योपैथिक या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक ड्रग्स, सभी तरह की ड्रग्स आपके ऊपर काम करती हैं, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में काम करती हैं। मैं किसी एलोपैथिक ड्रग से या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ड्रग्स के ना अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल भी। मैं ये कहूंगी कि जो भी ड्रग्स आप लेते हैं वो फिर भी एक केमिकल है ना, वो केमिकल आप अपने शरीर के अंदर इन्फ्यूज कर रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी बॉडी में आपको ऑलरेडी कुदरत ने इतने सारे केमिकल्स दिए हुए हैं, उनका बैलेंस कीजिए, रादर देन बाहर के केमिकल्स को आप अपनी बॉडी में इन्फ्यूज करें। तो अपनी बॉडी के इंटरनल जो आपका वो चल रहा है, आपके अंदर इंटरनल जितने भी केमिकल्स चल रहे हैं, उनको एकदम बैलेंस कैसे कर सकते हैं आप? अपने ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस को कम करके, अपने पूरे खान पान को चेंज करके, आप अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज करके, और पूरे इस जो ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके साथ अपने एक हार्मनी बनाइए, उस हार्मनी से जिए। जब आपकी पूरे एनवायरनमेंट के साथ और अपने साथ हार्मनी हो जाएगी, तो ये फोबियाज कुछ भी नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से चले जाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जगबीर कौशिक जी पूछ रहे हैं कि मैडम, भ्रष्टाचार पे बोलने से मुझे अधिकारियों ने परेशान किया है, 1.5 साल से मेरा इलाज चल रहा है, मैं क्या करूं? देखिए, भ्रष्टाचार आज से नहीं, सदियों से हर इंसान के साथ, हर पूरे सभी के जीवन में भ्रष्टाचार होता ही है। भ्रष्टाचार एक छोटा वर्ड है। भ्रष्टाचार का मतलब बहुत छोटा नहीं है। ये छोटी छोटी बहुत सारी जीवन में जो आपके एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनसे ये वर्ड बना है। बहुत सारी एक्टिविटीज लाइफ में हो ही रही हैं। तो भ्रष्टाचार पे आपका ये वो है, आपका नजरिया है भ्रष्टाचार को उस ढंग से देखने का। हो सकता है दूसरे इंसान का नजरिया भ्रष्टाचार को उस तरह से देखने का ना हो। तो आप अपने अंदर सबसे पहले उस दूसरे को इंसान को चेंज करने से बेटर मैं ये कहूंगी कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। पहली बात आप मान के चलिए, किसी को मैं ये कहूं कि मैं दूसरे इंसान को चेंज कर सकती नहीं। सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा। हम भ्रष्टाचार पे काम भी करें। सपोज करो आप कोई किसी चीज को ठीक करना चाहते हो, तो उस चीज को ठीक करने से पहले उन लोगों के साथ आप बात कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो वो चीजें कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक हो। और अगर कहीं गलती है तो आप अकेले ना मिलके सबके साथ इकट्ठे मिलके उसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। भ्रष्टाचार कोई एक छोटी चीज नहीं है। इसके ऊपर तो सबको हमें इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। इकट्ठे एक अकेले इंसान से ये चीजें नहीं खत्म होंगी। और ये खत्म करने की चीजें नहीं है, बेसिकली ये हमारे अंदर की सोच को बदलने की चीजें हैं। हमें अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। जैसे ही हम अपनी सोच को बदल लेंगे, बहुत सारी चीजें जो हम गलत करते हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए इतना भ्रष्टाचार करते हैं। क्या वो जीवन में, जो उनके जीवन में इतना पैसा है, क्या वो उसका यूज ले रहे हैं? कभी बैठ के देखिए, जितना अगर आपने पैसा इतना कमा लिया, क्या उस पैसे का आप यूज ले पा रहे हो? नहीं ले पाते हैं हम जीवन में। पैसा हमारी जरूरत हो सकता है, पर पैसा हमारी जिंदगी की खुशी नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और नाम के लिए जो लोग कमा रहे हैं, पता नहीं जीवन में कितने लोग आए जो अपने नाम के लिए इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, है ना। गलत काम भी किए कुछ नाम कमाने के लिए, पर उसके बावजूद भी उन्हें क्या, आज लोग उन्हें भूल बैठे हैं। तो आप एक चीज मान के चलिए कि आपको भगवान ने यूनिक बनाया है। यू आर अ यूनिक पर्सन। तो आपको अपने आप को कभी भी अपने से किसी को ना छोटा मानिए ना बड़ा मानिए। सभी को कुदरत ने एक किसी काम के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो आप अपने आप को उस काम के लिए बूस्ट कीजिए जिससे ना दूसरे लोग हर्ट हों,
ना आप खुद ही अपने आप को हर्ट करें, और अपने जीवन में, अपने ब्रेन में उस नेगेटिव बार थॉट्स को, कि आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहा, आप खुद ही अपने ब्रेन को एक नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये कहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं करूंगा जीवन में। एक पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन में डालिए और पॉजिटिव लोगों के साथ काम कीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। नहीं, और कई बार एक चीज और भी होती है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं होती, हम बहुत ज्यादा वोकल हो जाते हैं, है ना। और वोकल होने से क्या होता है कि हम चोर को चोर भी कहेंगे तो वो हमें क्या कहेगा, हमें हमारी आरती तो उतारेगा, हाँ। तो हमें नेगेटिव ही बताएगा। तो कई बार क्या होता है, वोकल होने से बेटर होता है कि हम जिन चीजों से हम परेशान हैं उन चीजों का हम वो सॉल्यूशन ढूंढें माइंडफुली, नॉट वोकल होकर। वोकल होने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, कहीं वोकल होना पड़ता है तो कहीं वोकल नहीं होना होता, लेकिन हमें टैक्टफुली उन चीजों को डील करना पड़ता है। तो अब भ्रष्टाचार आपके साथ जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, अगर आप उनके खिलाफ वोकल हो रहे हैं, लोगों में बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप वोकल मत होइए ना, आप एक्ट कीजिए। ये एक्ट नहीं है, ये तो अपनी आपको भी नेगेटिव जोन में लेकर आना है और अपनी इमेज को भी नेगेटिव बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर भ्रष्टाचार से आप ही नेगेटिव हो रहे हैं तो आप कैसे दूसरों को हाँ, कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस ब्रेन को, अपने ब्रेन को ही कमांड दीजिए ताकि आप नेगेटिव ना हो उस चीज में। आभा जी पूछ रही हैं कि मैम क्या किड्स के एग्जाम टाइम के लिए क्या सॉल्यूशन है, फोबिया उनको हो जाता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम ना बच्चों के साथ ना बैठ नहीं रहे हैं आजकल। बच्चों को जितने भी पेरेंट्स हैं वो टाइम बच्चों के साथ डिवोट नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 24 घंटों में 2 घंटे अपने लिए टाइम डिवोट कीजिए और 2 घंटे अपने बच्चों के साथ जरूर टाइम डिवोट कीजिए। जब आप उनके साथ बैठ के, एग्जाम्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चे इतना टेंस हो जाएं। एग्जाम्स को वो एक तरह का ये समझ बैठे हैं आजकल की ये जीवन का वो पहलू है जो अगर हमने नहीं किया तो हम शायद जीवन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। आप उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स अगर छोटी छोटी आ रही हैं तो उनको सॉल्व कीजिए और उनके साथ बैठ के इंटरेक्ट कीजिए। उनको उनके जीवन में एक शेड्यूल बनाइए कि उन्हें इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम उनको खेलना है। बच्चों ने खेलना बाहर बंद कर दिया है, बिल्कुल ना, पार्कों में खेलना बंद कर दिया है। आजकल इतने बड़े बड़े पार्क है पर बिल्कुल खाली हैं, उसमें कोई बच्चे नहीं खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग भी उसमें बैठे हुए होते हैं और वो अपने घर में आपस में एक दूसरे में जो उनके घरों में हो रहा है उनके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। कोई बच्चों के साथ, हमने पार्कों में बहुत कम लोग हैं जो हम आज बच्चों के साथ जाके वहाँ खुद भी खेल रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप अपने बच्चों के साथ बैठ के इंटरेक्ट कीजिए, उनकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं तो किसी टीचर्स का या किसी और ट्यूटर्स का उनका सहारा लीजिए, उनके साथ उनको एक उनके लाइफ में जो एग्जाम्स का है एक बोझ ना बनाइए उनके लाइफ में। और एग्जाम्स को वो एक पूरा स्मूथ इसी तरह का प्रोसेस लें कि ये जीवन की एक क्रिया है जो कि होना हमारे लाइफ में जरूरी है। ये बहुत मस्ट है सरोज जी, क्योंकि ये हर साल हम देखते हैं न्यूज में, पेपर्स में इतना आता है कि 10th में 12th में बच्चों ने स्कोर अच्छा नहीं किया, सुसाइड कर लिया, ये नहीं किया सुसाइड कर लिया, कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं किया सुसाइड कर लिया। अब किसी बच्चे ने मान लो साइंस फील्ड से अपना 12th लिया, आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है और अपना आगे बढ़ भी गया, लेकिन एक स्टेप में उसको वो स्कोर नहीं किया, या जैसे आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि एम्स में कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स की न्यूज आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये भी एक फोबिया का ही पार्ट है कि ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों ने बीइंग अ पेरेंट, अगर यहाँ तो मुझे लगता है पेरेंट्स की और फैमिली का प्रेशर ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की लाइफ में हमने एग्जाम्स को इतना बड़ा एक वो बना दिया है कि अगर ये होगा तो तुम्हारी लाइफ है, अदरवाइज तुम जीरो हो। इवन मैं देखती हूँ लाइफ में कि जो हम पढ़ भी रहे होते हैं ना, हमने अपने एग्जाम्स में, अपने स्टडीज के दौरान पढ़ा होता है, वो लाइफ में बहुत जगह काम भी नहीं आता है, काम आता ही नहीं है बहुत जगह काम ना। तो पढ़ाई का ठीक है, पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, विजडम नहीं होगा, तो आप बहुत सारे जीवन में पहलुओं से अनछुए रह जाएंगे। आप उन पहलुओं को शायद नहीं जी सकते जो कि एक नॉलेजेबल पर्सन जी सकता है।
तो पर उसका अपने दिमाग के अंदर इतना बर्डन ना रखिए कि पढ़ाई है जिसके कारण से हम लोग अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों के, मैं अभी भी विलेजेस में जाती हूँ, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड वर्कर्स के साथ में बात करती हूँ, तो मैं देखती हूँ वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो अपने जीवन में उन्होंने जिसमें फील्ड में भी वो काम कर रहे होते हैं उसमें वो इतने उनका हुनर होता है कि वो इतने कामयाब होते हैं जो कि कार्य हम नहीं कर सकते। तो हर एक जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बने। आजकल तो इतने फील्ड्स हैं आपके सामने, आप पर जिस भी कार्य को करें, जिस भी काम को करें, उसको अपने ब्रेन में उस चीज का बर्डन ना बनाएं, उसको एक प्रॉपर वे में करें और उसको ये सोच के ना करें कि मैं इसमें कामयाबी हो जाऊंगा। नाकामयाब होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में रादर देन कामयाबी प्राप्त करने के। अगर आप नाकामयाब रहते हो तो आप उसके लिए फिर आगे स्ट्रगल करते हो और स्ट्रगल करते हो और जब आपको फिर वो कामयाबी की तरफ आप बढ़ते हो। इसीलिए हमने अपनी फाउंडेशन का नाम भी रखा है सिंपल स्टेप फाउंडेशन, कि एक एक स्टेप्स रखिए आप जीवन में। एक स्टेप में आप जब कामयाब हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। एकदम ही आप छलांग मत मारिए। आजकल हम एकदम ऐसे जंप मारना चाहते हैं, उससे डेफिनेट है हम नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। और ये हम मारना चाहते नहीं, हम बीइंग अ पेरेंट, आभा जी को मैं कह रही हूँ, बीइंग अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ नजर आना चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत व्यूअर्स हेरिटेज पेरेंट्स भी हैं, वो भी जानते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी कि हम लोग, जैसे मेरी बेटी हेरिटेज में पढ़ती है, हम लोग गए वहाँ पर, तो छोटी थी, तो टीचर्स ने पेरेंट्स को एक फॉर्म दिया और उस फॉर्म में एक लाइन ये भी थी कि आप अपने बच्चे को क्लास में किस लेवल पे देखना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैज रिटन दैट वी वांट आवर चाइल्ड टू बी ऑन टॉप। तो टीचर ने वो सारे फॉर्म एक तरफ रख दिए और हमें बोला कि सारे ही बच्चे टॉप पे होंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और तो आप तो कुदरत ने आपको टॉप पे ही भेजा है इस दुनिया में ना। आप यू आर द बेस्ट। तो आप ये क्या सोचते हैं कि वो कोई दूसरा बेस्ट है? आप ऑलरेडी यू आर द बेस्ट। आपको कुदरत ने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बनाया है। तो आपको कभी भी इस चीज का फोबिया, भय अपने अंदर नहीं लेके आना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेके आना चाहिए। देखिए, जीवन में वही लोग कामयाब नहीं हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। हमने जीवन में देखा है बहुत सारे टॉपर्स हैं, आज के दिन उनके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे जो कि बैक बेंचर्स थे, वो जीवन में कामयाब है। तो आप अपनी जीवन की कामयाबी इस चीज से बिल्कुल मत जज कीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। आप अपना कार्य करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए जीवन में, और स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में ऊपर चढ़ते रहिए। आप 100% में आई कैन गारंटी आप कामयाब होंगे, और आप कामयाब हैं ही। इस भय को अपने अंदर से निकाल दीजिए बिल्कुल। एक लास्ट इनका जवाब दे दीजिए डॉक्टर सर, बहुत टाइम हो गया है तो शायद सब बिजी ज्यादा हो रहे हैं। एक अभिरुचि शर्मा जी पूछ रही हैं कि मैम, मैं कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ, पर पता नहीं मेरे अंदर की कोई शक्ति है जो मुझे रोकती है कि नहीं करना। नहीं, ये फोबिया का पार्ट है क्या है? ये आपके अंदर की शक्ति नहीं है। आपके अंदर वो बार बार एक आप अंदर, आपको नहीं पता कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कब आप एक गलत थॉट्स डालते जा रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप अपने माइंड के अंदर ये थॉट्स डालना बंद कर दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, पर अपने इस जीवन में ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो आप जीवन में 100% कामयाब होंगे। 100% इस नेगेटिव थॉट से निकालिए। एनर्जी कोई किसी को नहीं रोकती, हमारे अंदर कोई ऐसी, हमारे अंदर एनर्जी जो है, एनर्जी आगे बढ़ाती है, एनर्जी रोकती नहीं है। नेगेटिव एनर्जी हम ही क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी हम ही क्रिएट करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज की जहाँ तक बात है, पूरा हमारे अराउंड एक चल ही रही है। थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी, और सभी थॉट्स, बाहर के भी लोगों की थॉट्स हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हम लोग एंगर है, हमें क्रोध आ गया, क्रोध से हम लड़ रहे होते हैं ना। क्रोध तो किसी और कारण से, हम किसी को क्रोध से लड़ नहीं रहे, हम अपने अंदर उस क्रोध से अपने अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट से लड़ रहे होते हैं।
दूसरों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कई बार ना। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर करना है। अब हम इस चीजों को, मेरे ख्याल में काफी वक्त हो गया है, तो हम इसे वाइंड नहीं सरोजी, एक और है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक डिस्कशन का पार्ट ही है इनका। और देख पढ़ो आप, एडमिशन होने के बाद, जो अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, इन्होंने लिखा है पूर्णिमा जी ने, एडमिशन होने के बाद सुसाइड्स के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ केस में एक बात देखी गई है कि कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के हैं। इससे हमें ये समझना है कि पेरेंट्स का पहला फोकस उनके कैलिबर और फिर उनकी पसंद की स्ट्रीम पर होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इन्हीं आज के स्टूडेंट्स को कल प्रैक्टिकली अपनी पढ़ाई को अप्लाई भी करना है। ऑब्वियसली यही तो हम अभी बात कर रहे हैं। सिस्टम है ये हमारे इंडिया का ही एक बात है। हमने अपने जीवन को, अपने इंसानों को हमने अलग अलग कास्ट में बांट दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर एक के अंदर एक कैलिबर है, हर एक के अंदर एक काबिलियत है किसी भी काम को करने की। तो जहां तक ये बात है कि किसी कैंडिडेट कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो वो कामयाब जीवन में नहीं हो सकता, या उसको ये कहा जाता है कि वो नहीं कर सकता है ये काम, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ही गलत है। पूर्णिमा जी ने कहा है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स का रोल कहीं ना कहीं उस चीज पर है कि बच्चों के पैशन को उनका प्रोफेशन बनाएं, तो शायद ये चीजें ना हो। बच्चे का पैशन को इग्नोर करके हम उस पे कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन है कि नहीं तुम्हें ये बनना है, ये नहीं ध्यान देते कि बच्चे का पैशन क्या है। कभी भी आप अपने बच्चों को इस चीज के लिए फोर्स ना कीजिए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, आप गाइड कर सकते हैं, अगर आपकी गाइडेंस से आप उनको गाइड कीजिए कि आप ये कीजिए, पर आप पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को देखें कि वो उसका पैशन क्या है, और उसी पैशन में अगर आपको लगता है कि उसी के अंदर जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दीजिए। अगर आप उसको नहीं करने दोगे तो वो ही एक गिल्ट जो है वो ही बाद में फोबिया का रूप ले लेता है, और उसी के कारण से बहुत सारे आजकल सुसाइड्स भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने उनके पैशन को, जो वो करना चाहता था जीवन में, उसको करने नहीं दिया और आपने उसको फोर्स किया। आप बार बार जब उसको फोर्स करोगे तो वो उसके अंदर वो इमोशंस जाएंगे, वो और उसके अंदर वो फोबिया का एक रूप ले लेंगे, और वो फोबिया उसको प्रेशराइज होगा उस फोबिया से वो कि वो सुसाइड करे, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी। तो बेटर ये है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिर सोसाइटी का रोल है कि वो उनके अंदर कभी भी इस तरह के इंस्टिंक्ट को उनके अंदर डेवलप ना होने दें। मतलब वही हो गया कि बच्चा जिस चीज के लिए बना है हम वो नहीं उसे बनने दे रहे, हम उसे कह रहे कि तू ये बन, तो इसके लिए वो पता ही नहीं। उन्हें अपने पैशन को जीने दीजिए, उनको वो हमारा जीवन यहाँ जीने के लिए है, हमारे को कोई हक नहीं बनता किसी के जीवन को भी रोकने का। और आभा जी, अगर आप सुन रहे हो तो इसका जवाब आपको भी शायद मिलेगा कि बच्चों में एग्जाम का फोबिया तभी होता है जब हम अप टू 10th तो स्ट्रीम्स हैं, सभी स्ट्रीम्स नहीं है, सभी पढ़ना है। 10th के बाद बच्चा अपनी पसंद से जो ले लेता है, लेकिन एग्जाम्स का फोबिया तभी है ना कि जब हम बच्चे का जो सब्जेक्ट है, अगर वो 10th कर चुका है और उसने अपनी मर्जी के स्ट्रीम ले लिए हैं, तब तो उसको फोबिया नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमें जबरदस्ती खुद उनको फोर्स करके कि नहीं आप आर्ट्स लेना चाहते हैं और हम नहीं, उसके नंबर आए वो साइंस ले, तो वो जब भी एग्जाम होगा उसके अंदर फोबिया क्या हो, उसके अंदर तो एक अनकंफर्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं है। तो एग्जाम्स का फोबिया तब बच्चों में होता है जब एग्जाम्स में पढ़ने में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो सरोजी, मुझे लगता है पढ़ने में इंटरेस्ट आने वाले टाइम पे हम कुछ इस तरह की ना इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे और इस तरह की डिस्कशंस करेंगे जिसमें ये चीजों का सोल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा उसके अंदर। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे टॉपिक लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अभी हम ये सेशन एंड करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग लेडीज हेल्थ पर, लेडीज पर्सनल डिजीजेस पर, मेल है फीमेल है उनकी पर्सनल डिजीजेस पर, जिसपे कि वो सोशली किसी से बात नहीं कर पाते, डिस्कशन नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर उन बीमारियों को फेस करते रहते हैं। आने वाले सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं फोबिया के बारे में आपको 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगी जो थेरेपी में आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बिहेवियर के ऊपर, जो आपका व्यवहार है, उस पे
बचपन से ही बच्चों के साथ उस बारे में काम कीजिए। और बिहेवियर हेल्थ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो भी एक तरह का बिहेवियर हेल्थ को आप कैसे इम्प्रूव करते हो, वो एक तरह का ट्रीटमेंट है। और दूसरा है कि हमें सोशली स्किल एक पूरा का पूरा ग्रुप्स बनाने चाहिए, स्किल्ड उन लोगों के, ताकि वो बैठ के इस टॉपिक पे डिस्कशंस कर सके और इसका सॉल्यूशन निकाल सके। और तीसरा, अपनी मर्जी से कोई दवाई ना लीजिएगा। डॉक्टर्स को, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम में आप आ गए हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अपनी मर्जी से कोई दवाइयां आप बंद ना कीजिए। और सब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका जीवन है। आप डेली योगा कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए। ध्यान मीन्स फुल अवेयरनेस व्हाट यू आर डूइंग। उसके लिए आपके अंदर से एक जागरूकता बिल्कुल होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, जो आप काम करना चाह रहे हैं जीवन में। अपने ऊपर वक्त निकालिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालिए पूरा, और एक अच्छा और खूबसूरत जीवन जिए। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। क्वेश्चन एंड